रिवीजन सीरीज़ है, ये हमारी रिवीजन सीरीज़ जो है वो आपकी है आपकी कंज्यूमर सरप्लस को लेकर। इसका लेक्चर नंबर 1 है कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन समझेंगे कि डायग्राम में कंज्यूमर सरप्लस का कौन सा एरिया जो होता है, वो जो शेडेड रीजन है वो कौन सा कंज्यूमर सरप्लस क्या कहलाता है, ये सब समझेंगे। और कंज्यूमर सरप्लस का धीरे धीरे आगे लेक्चर्स में हम आपका ये प्रैक्टिकल पार्ट भी लेंगे, ठीक है। सो ये वीडियो बोथ कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगी। सो आप लोग ज़रूर देखिएगा और मुझे बताते रहिएगा कि आपको कितना समझ आया। अगर कोई डाउट होगा तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मैसेज सेक्शन में स्पेशली पूछ सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वॉट इज़ कंज्यूमर सरप्लस? एक्चुअल में पहली बात तो यही आता है ना कि जब हम कंज्यूमर सरप्लस रिविजन करने जा रहे हैं तो कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है। कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस दैट कंज्यूमर पे एंड द प्राइस दे आर विलिंग टू पे। देखो ये किसके बीच में डिफरेंस होता है? जो प्राइस मैं पे करूँगी और जो प्राइस मैं विलिंग हूँ पे करने में, दोनों में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, वो बड़ा क्रेजी है, बहुत ही ज़्यादा पागलपन है उसमें कि उसको जो क्रिकेट मैच है देखने ही जाना है फील्ड पे, ठीक है। अब जब वो पहुंचा तो वो बहुत ही लेट हो चुका था, ठीक है। टिकट्स वर बीइंग सोल्ड आउट, पूरी टिकट सारी सोल्ड आउट हो चुकी, ठीक है। बट दैट पर्सन इज सो क्रेजी, वो इतना फॉन्ड था कि उसने ये बोला कि मुझे ब्लैक में भी खरीद के दो, चाहे वो टिकट 5,000 की मैं 15,000 में भी रेडी हूँ खरीदने के लिए। दैट मीन्स वो टिकट की एक्चुअल प्राइस क्या है? 5,000, बट वो टिकट जो है वो 15,000 में भी खरीदने के लिए रेडी है। तो दिस इज द प्राइस which the person is willing to pay, but the price which he actually pays is 5,000। मेरी बात समझ आ रही है? 15,000 मैं विलिंग हूँ पे करने के लिए, एबल भी हूँ, पे करना भी चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत पागल हूँ उस चीज़ को पाने के लिए। बट एक्चुअल में मैं कितना पे करूँगी? जितने की मुझे प्राइस की उसकी मार्केट प्राइस है वो 5,000 रुपये। तो 15,000 और 5,000 का जो डिफरेंस होता है दैट इज 10,000 इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर के लिए सरप्लस बचता है, ठीक है। समझ आया? तो याद क्या रखना है, कंज्यूमर सरप्लस डिफरेंस होता है क्या एक्चुअल में हम प्राइस पे करते हैं और किस प्राइस के लिए हम विलिंग होते हैं पे करने के लिए। अच्छा, जब हम सप्लाई और डिमांड कर्व बनाते हैं, सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व ये हमने एक से बनाया। मुझे पता है डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और सप्लाई कर्व जो होता है अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जहां सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। दिस इक्विलिब्रियम प्राइस इज नोन एज मार्केट प्राइस, जिस प्राइस पे वो प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है। सप्लाई और डिमांड कर्व पे इट इज द एरिया बिटवीन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द डिमांड कर्व। ये देखो, इट इज द एरिया बिटवीन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द डिमांड कर्व, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे ये वाला भी तो एरिया हो सकता है, ये वाला भी तो एरिया हो सकता है, बट एरिया है कौन सा बेटा? एरिया बेटा ये वाला है, ये वाला एरिया है। इसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस पॉइंट, क्योंकि कंज्यूमर इज ऑलवेज विलिंग टू पे अ हायर प्राइस दैन द मार्केट प्राइस। अच्छा, मैं ये बोलूँ कि टिकट तो 5,000 की है बट कंज्यूमर विलिंग है सिर्फ 4,000 पे करने के लिए, इसका मतलब वो फॉन्ड नहीं है ना, क्योंकि टिकट तो 5,000 की मिल ही रही है। आप 4,000 पे कर रहे हैं तो टिकट आपको कैसे मिलेगी? बट कंज्यूमर सरप्लस तभी पॉसिबल होता है जहाँ पे कंज्यूमर मार्केट प्राइस से ऊपर पे करने के लिए रेडी होता है। तो मार्केट प्राइस से ऊपर मतलब ये पॉइंट इस प्राइस पे करने के लिए रेडी है, जबकि एक्चुअल में वो पे कितना कर रहा है? मार्केट प्राइस। तो दिस इज द डिफरेंस इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस। अब मेरी बात समझ आई? तो कंज्यूमर सरप्लस वो एरिया होता है जो इक्विलिब्रियम प्राइस और डिमांड कर्व के बीच में आता है और इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर होता है विलिंग वाला प्राइस, ठीक है। तो इसलिए ये जो ट्राइंगल एरिया बन रहा है ना, इसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस एरिया। बात समझ आई? दो चीज़ें डेफिनेशन याद रखनी है। कंज्यूमर सरप्लस किसका डिफरेंस होता है? जो प्राइस एक्चुअली जो प्राइस हम पे करते हैं एंड जो प्राइस पे हम विलिंग होते हैं पे करने के लिए। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? इक्विलिब्रियम प्राइस और डिमांड कर्व के बीच का जो एरिया होता है उसे कंज्यूमर सरप्लस एरिया बोलते हैं। द डिमांड कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम आवर मार्जिनल यूटिलिटी। हमने एक और बात पढ़ी थी, एक सेकेंड। आपको पता है कि जो डिमांड कर्व होता है डी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? इसको हम डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बनाते हैं? क्योंकि एमयू की वजह से, डीएमयू की वजह से। अब डीएमयू क्या होता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जैसे जैसे आप गुड्स की यूनिट्स को खाते रहते हैं, मैं बहुत हंग्री हूँ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हंग्री हूँ, घर पहुँची
तो मम्मी ने ना मुझे पहली रोटी खिलाई। जो पहली रोटी मुझे सेटिस्फैक्शन देगी ना, वो मेरी भूख को थोड़ा शांत रखेगी। फिर मैंने दूसरी रोटी खाई, फिर मैंने तीसरी रोटी खाई। अब चौथी रोटी में ना मेरा पेट फुल हो गया, तो मुझे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। पर पाँचवीं रोटी ना ज़बरदस्ती खिला ही दी है, तो मुझे नेगेटिव सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो DMU ये कहता है कि पहली रोटी से मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है, फिर जो दूसरी रोटी से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन होती है, फिर जो तीसरी रोटी से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन होती है, वो हमेशा फॉल करती है। क्योंकि जो पहली रोटी आपको सेटिस्फैक्शन देगी, वो कभी भी आपको दूसरी रोटी सेम सेटिस्फैक्शन नहीं देगी, क्योंकि कुछ भूख आपकी मिट चुकी है। तीसरी रोटी आपको कम सेटिस्फैक्शन देगी, चौथी रोटी आपको कम सेटिस्फैक्शन देगी। बात समझ आ रही है? यूटिलिटी की वजह से, DMU डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, जब मुझे पता है कि मुझे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जा रही है, तो मैं प्राइस भी तो कम पे करूँगी। आपको एक पेन दिया मैंने, आप उस पेन को पाने के लिए ना 10 रुपये प्राइस पे कर रहे हो। जब मैं आपको सेकंड पेन दूंगी, मैंने बताया ना यूटिलिटी फॉल्स, जब मुझे उसकी यूटिलिटी फॉल होती हुई दिख रही है, तो हम यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन या वर्थ की टर्म्स में समझ लो। जब मुझे लग रहा है उस गुड की वर्थ ही नहीं है 10 रुपये, क्योंकि मैं तो एक पेन खरीद चुकी हूँ, अब आप मुझे डिस्काउंट पे दो, तो मैं उसको 10 रुपये पे तो खरीदूंगी नहीं, मैं उसको बोलूँगी 9 रुपये पे दे तू। तो ये अभी 1 10 पे, तो जो मैं दूसरा पेन लूँगी ना, वो हमेशा कम प्राइस पे लूँगी, क्योंकि मेरे लिए उसकी यूटिलिटी घट गई है, मेरे लिए उसकी वर्थ घट गई है, इसलिए ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। वो यही चीज़ लिखी है कि जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा डिराइव्ड होता है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी से। अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड इज ग्रेटर देन द प्राइस, जो प्राइस मैं पे कर रही हूँ और उसी गुड से मिलने वाली यूटिलिटी ज़्यादा है मुझे। फॉर एग्जांपल, हम फ़ोन लेने जाते हैं, फ़ोन में फीचर्स तो इतने ज़्यादा हैं और पे मैंने सिर्फ 10,000 रुपये किया। मैं तो बड़ी खुश हो गई कि 10,000 रुपये के फ़ोन में मुझे इतने सारे फीचर्स मिल गए। दैट मीन्स मुझे यूटिलिटी जब ज़्यादा मिलती है प्राइस से, तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, देन दैट इज़ आर, उसको कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं, क्योंकि देयर इज़ अ सरप्लस। मेरे को यूटिलिटी मिल रही है 50 और मैं उस गुड के लिए प्राइस पे कर रही हूँ 20 रुपये, ठीक है। 20 रुपये पे करने से मुझे 50 रुपये की वर्थ मिल रही है, तो कोई क्यों नहीं खरीदेगा। 20 रुपये पे करने से मुझे 30 रुपये की वर्थ मिल रही है, कोई क्यों नहीं खरीदेगा। हाँ, 20 रुपये पे करने से मुझे सिर्फ 10 रुपये की वर्थ मिल रही है, तो कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि सरप्लस है ही नहीं। तो कंज्यूमर सरप्लस तब अकर करता है जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी आपके प्राइस से ज़्यादा होती है। आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा कार्डिनल अप्रोच से, वो भी पढ़ाऊंगी जब एक एक करके। तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि MUX जो होता है, जहाँ पे P ऑफ X के इक्वल हो जाता है, वहाँ पे कंज्यूमर जो होता है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हो जाता है। और MUX अगर P ऑफ X से बड़ा होता है तो कंज्यूमर के लिए सरप्लस होता है। तो वही पॉइंट है ये कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। अब समझ आइए आपको? चलो आगे बढ़ो। ये वही डायग्राम बनाया हुआ है, ये डिमांड कर्व आपका, ये सप्लाई कर्व आपका। डिमांड और सप्लाई जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका प्राइस, जिसको बोलते हैं मार्केट प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस। और ये आर क्या है, विलिंग प्राइस। विलिंग प्राइस, हाँ, तो इक्विलिब्रियम प्राइस और डिमांड कर्व के अंदर का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। याद रखना, इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर का एरिया बोलेंगे और डिमांड कर्व से नीचे का एरिया बोलेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा ना, कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस और अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, इट इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। देखो ना, इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर का एरिया। कंज्यूमर सरप्लस अकर्स बिलो द डिमांड कर्व और अबव द डिमांड कर्व। देखो, डिमांड कर्व अबव मतलब ये और बिलो मतलब ये, तो बिलो के आ रहा है ना, तो कंज्यूमर सरप्लस अकर करता है बिलो द डिमांड कर्व बट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ो। Consumer surplus is a measure of economic welfare that people gain from purchasing and then consuming goods and services. Consumer surplus है क्या? वेलफेयर है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ बच रही है ना आपको, कि प्राइस आप इतना पे कर रहे हैं बट उससे मिलने वाली गुड की यूटिलिटी ज़्यादा है। दिस इज़ अ सरप्लस फॉर यू, इट इज़ अ वेलफेयर पॉइंट। जो आपको वेलफेयर कहाँ से मिलता है? जब आप किसी गुड को परचेज करते हो या कंज्यूम करते हो गुड्स एंड सर्विसेज को। Consumer surplus is the difference between the total amount that consumer are willing and able to pay for a good and service. वही आ गया कि क्या प्राइस हम विलिंग है पे करने के लिए, इस जिसको बोलते हैं डिमांड कर्व से शो किया जाता है। एंड द टोटल अमाउंट दे एक्चुअली डू पे, जो एक्चुअली में हम पे करते हैं उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, दैट इज एन इक्विलिब्रियम प्राइस। वही आ गया ना, इक्विलिब्रियम प्राइस जो हम पे करते हैं एक्चुअली में, और आपका विलिंग कितना है हम पे करने के लिए, वो आपका कहाँ से दिखाता है, डिमांड कर्व से। Consumer surplus is indicated by the area under the demand curve
डिमांड कर्व के नीचे का एरिया बट अबव द मार्केट प्राइस, बट अबव द मार्केट प्राइस बोलो या इक्विलिब्रियम प्राइस बोलो, वही मैंने अभी बताया ना, कंज्यूमर सरप्लस वो एरिया होता है जो डिमांड कर्व के नीचे होता है बट इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। और कंज्यूमर सरप्लस किसका डिफरेंस होता है, जो प्राइस हम विलिंग होते हैं पे करने के लिए वो डिमांड कर्व शो करता है, क्योंकि डिमांड कर्व क्या बताता है, डिमांड कर्व ये बताता है कि डिफरेंट प्राइसेस पे कंज्यूमर इतनी डिफरेंट क्वांटिटीज खरीद सकता है, कितना कंज्यूमर विलिंग है पे करने के लिए वो हमारा डिमांड कर्व बताता है, एंड द व्हाट द कंज्यूमर एक्चुअली पेज वो आपका मार्केट प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस बताता है। बात क्लियर हुई? ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगेगी तो आप लोग को पता है कि लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, जिससे बहुत सारे लोग देख सकें। ठीक है।